अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक हैदर बात कर रहा हूँ। आज हम शुरू करेंगे मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 43। जी, तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, मैकेनिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आलमोस्ट हर साल रिपीट होते हैं। या तो टॉपिक का कोई क्वेश्चन आ जाता है या टॉपिक के रिलेटेड कोई एग्जांपल आ जाती है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो काइनेमेटिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास को, लीनियर और एंगुलर मोमेंटम को, इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी को। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम सेंटर ऑफ अ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो सेंटर ऑफ अ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन जो है वो बता देता हूँ। सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक रिजिड बॉडी है, ऑब्जेक्ट है। ये कोई सी हमने रिजिड बॉडी ले ली, ये इसके अंदर पार्टिकल्स हैं। तो इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? तो इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट पे होगा जहाँ पे इस बॉडी का ज़्यादा मास जो है वो कंसंट्रेटेड होगा, या फिर जहाँ पे भी इस बॉडी का मोस्ट या जहाँ पे भी इस बॉडी का ज़्यादा मास पाया जाएगा। फ़र्ज़ करें कि इस पॉइंट के ऊपर इस ऑब्जेक्ट का ज़्यादा मास पाया जा रहा है, तो फिर ये क्या होगा? ये इस ऑब्जेक्ट का, इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा। या सिंपली फिर आप कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास किसी भी रिजिड बॉडी का ऐसा पॉइंट है जहाँ पे उस रिजिड बॉडी का ज़्यादा मास कंसंट्रेटेड हो या ज़्यादा तादाद में पाया जाए। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ मास। उसके बाद है कि ऐसी रिजिड बॉडीज़ जिनका सारा का सारा मास एक ही पॉइंट पर पाया जाए। एक ही पॉइंट पर पाया जाए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसी रिजिड बॉडीज़ जिनका सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पर पाया जाए, ऐसी रिजिड बॉडीज़ का एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर एनर्जी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी ये फाइंड करना बहुत ही आसान होता है। क्या करते हैं उसमें कि किसी एक पार्टिकल के लिए आप अज्यूम कर लेते हैं या फिर एक पार्टिकल के लिए आप फाइंड कर लेते हैं मास को, और बाकी सारे पार्टिकल्स के लिए हम कह देते हैं कि बाकी सारे पार्टिकल्स भी इसी तरह से होंगे। ये कब हम कह सकते हैं? जब रिजिड बॉडी जो है वो वेल शेप्ड हो और उसका सेंटर ऑफ मास जो है एक ही पॉइंट पर पाया जाए। ठीक है जी, तो आइए चलते हैं सेंटर ऑफ मास को मज़ीद हम पढ़ते हैं।
तो सेंटर ऑफ मास को पढ़ने के लिए यहाँ पे दो फिगर्स कंसिडर की गई हैं। फ़र्ज़ करें कि ये कोई सी रिजिड बॉडी है जो कि 3D प्लेन में लाई कर रही है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जी एक्सिस में। ठीक है जी। और ये उसके पार्टिकल्स हैं रिजिड बॉडीज़ के। अब इन तमाम पार्टिकल्स में से हमने एक पार्टिकल कंसिडर कर लिया है और वो कौन सा है, Mi। ठीक है। और इस रिजिड बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे है। ठीक है। और इस सेंटर ऑफ मास का जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो है RC। क्लियर हो गया जी। और ये जो पार्टिकल आपने कंसिडर किया है इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है RI। और ये जो पोजीशन वेक्टर RI है ये विद रिस्पेक्ट टू इट्स सेंटर ऑफ मास है, ये जो पार्टिकल हम लोगों ने कंसिडर किया है। उसके अलावा यहाँ पे एक और पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने कंसिडर किया RI डैश। तो ये कौन सा पोजीशन वेक्टर है, ये जो पार्टिकल आपने कंसिडर किया है ये उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्लियर है जी। दोबारा सुन ले एक दफ़ा कि RC कौन सा पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ RC पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। उसके बाद एक पार्टिकल आपने रिजिड बॉडी का कंसिडर किया Mi, उसका पोजीशन वेक्टर लिया RI विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। उसके बाद क्या किया कि Mi जो पार्टिकल कंसिडर किया था उसका एक और पोजीशन वेक्टर लिया RI डैश विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्लियर है जी। उसके बाद है कि अब हम जो है वो कैलकुलेशंस कुछ करेंगे सेंटर ऑफ मास के लिए। है कि जब वो सिस्टम रेस्ट पर होगा, जब सिस्टम रेस्ट पर होगा तो ज़ाहिर सी बात है ना तो उसके अंदर कोई एंगुलर वेलोसिटी होगी ना ही उसके अंदर कोई एंगुलर मोमेंटम होगा, उसके अंदर इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं पाई जाएगी, ना ही उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है। तो फ़र्ज़ करें कि जब उस सिस्टम ने, उस रिजिड बॉडी ने रोटेट करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, जब वो मूव करेगा तो उसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी पैदा होगी ना। तो उस एंगुलर वेलोसिटी
को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप लोगों को याद है कि पोजीशन वेक्टर का अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है वेलोसिटी के। सो जब हमने पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया आपके पास समेशन एम आई आर आई डॉट ओवर समेशन एम आई, यही होगा ना? आप यहाँ पे अब सोच रहे होंगे कि एम आई का डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया? तो एम आई का डेरिवेटिव इसलिए नहीं लिया क्योंकि एम तो मैथ जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा, चाहे रेस्ट पर हो या फिर मूव कर रहा हो। तो डेरिवेटिव तो उसका लेते हैं ना कि जो वैल्यू चेंज हो रही हो। तो यहाँ पे हमने लिया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी जो है वो पोजीशन वेक्टर आर सी भी चेंज हो रहा है और पोजीशन वेक्टर आर आई भी चेंज हो रहा है, इसलिए इन दोनों का डेरिवेटिव लिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे जब वो बॉडी मूव कर रही होगी सर्कल में तो वेलोसिटी तो चेंज होगी, उसके अलावा एक और चीज़ जो है वो उसके अंदर पैदा होगी। वो कौन सी होगी? वो होगी उसका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड करते हैं कि फर्स्ट पोजीशन वेक्टर का अगर आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें तो वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा एक्सेलरेशन के। ठीक है जी। तो आर आई डॉट आर सी डॉट सी का डेरिवेटिव हमने लिया सेकंड डेरिवेटिव, तो ये आ गया एक्सेलरेशन के इक्वल, और एक्सेलरेशन इक्वल आ गया समीशन एम आई आर आई डबल डॉट ओवर समीशन एम आई। क्लियर है जी? अच्छा, अब यहाँ पे फिगर आपको नज़र आ रही होगी सेकंड फिगर, ये वाली। इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो आप लोगों को हेड टू टेल रूल याद है कि हेड टू टेल रूल जो था वो क्या होता था कि जब आप कोई से दो वेक्टर्स को ऐड करते थे तो फर्स्ट दो जो वेक्टर्स हुआ करते थे वो इक्वल हुआ करते थे थर्ड वेक्टर के, जो उन दोनों वेक्टर्स को आपस में मिला रहा होता था। एक वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर की हेड के साथ जो मिला रहा होता था वो इक्वल होता था फर्स्ट टू वेक्टर्स के सम के। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, तो जो दीजिएगा, किसको मैंने कहा था ना आर आई, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये जो वेक्टर्स था, इसको ज़रा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अपना ठीक कर लें, ये बुक पे जो है ना वो गलती थी। तो ये वाला जो वेक्टर है ये है आर आई डैश और ये है आर आई, ये इसको जो है ना वो मैं उल्ट बता चुका गया था, ये बुक पे जो है ना वो ये गलती है। ये वाला जो वेक्टर है ये है आर आई डैश और ये वेक्टर है आर आई। ठीक है। अब यहाँ से आर आई की वैल्यू क्या आएगी? आर आई की वैल्यू आएगी आर आई इज इक्वल टू आर आई डैश प्लस आर सी। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करें, यहाँ जब पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा? तब देखिएगा यहाँ पे फिर हमारे पास जो आंसर है वो कुछ वैल्यू इस तरह से हो जाए, समीशन एम आई आर आई डैश प्लस आर सी ओवर समीशन एम आई। अब समीशन एम आई को सेपरेट करें तो ये बन जाएगा समीशन एम आई ओवर आर आई डैश ओवर कैपिटल एम प्लस एम आर सी ओवर कैपिटल एम। अब समीशन एम आई की जगह पे हमने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल एम। ये क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा एम आई जो था वो हमने लिया था एक पार्टिकल। अब सिंगल पार्टिकल के साथ हमने यहाँ पे सम लगाया हुआ है, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स जहाँ वहाँ पे मौजूद हैं उन तमाम पार्टिकल्स का हमने सम किया हुआ। अगर हम उन तमाम पार्टिकल्स का सम करके उसको हम लिख देते हैं कि ये इक्वल है कैपिटल एम के,
तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल M लिख दिया। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद जब हमने कैपिटल M लिखा तो ये M के साथ कैंसिल, बाकी क्या बचा RC। उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास समीशन MI RI डैश ओवर M, और लेफ्ट हैंड साइड पे था हमारे पास RC, और ये क्या बन गया RC इज इक्वल टू समीशन MI RI डैश ओवर M प्लस RC। ये RC के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 0। तो ये जो M है ये जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0। सो फाइनली आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, आंसर जो है वो आपके पास बन जाएगा समीशन MI RI डैश जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। समीशन MI RI डैश 0 आने का क्या मतलब है कि जब भी आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे पार्टिकल MI का और पोजीशन वेक्टर RI डैश का, जो कि विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास होगा, जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो हमेशा हमेशा जो है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ठीक है जी। तो जैसे मैंने कहा था कि किसी एक पार्टिकल के लिए हम फाइंड करेंगे और बाकी तमाम पार्टिकल्स के लिए हम कह देंगे कि सिमिलरली बाकी तमाम पार्टिकल्स भी इसी तरह से जो है वो फाइंड किए जा सकते हैं। सो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए अगर हमें सेम पार्टिकल के लिए वेलोसिटी फाइंड करना पड़े, यानी मास और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना पड़े, तो वो भी क्या आएगा, वो भी 0 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़े, एक्सेलरेशन और मास का प्रोडक्ट, तो वो भी सेम इसी तरह से क्या आ जाएगा, वो भी 0 आ जाएगा। क्लियर है जी ये सबको?